सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने एमकॉम स्टार्ट किया था। एमकॉम में हमने पढ़ा था डीटी स्टार्ट किया था। डायरेक्ट टैक्स में हमने पढ़ा था कि टैक्सेस कौन कौन से टाइप के होते हैं। दो टाइप के टैक्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। फिर डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ रहे थे। डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स हमारा वर्क करता है इनकम टैक्स एक्ट 1967 के हिसाब से। मैंने बताया था इनकम टैक्स एक्ट जो था हमारा उसके हिसाब से वर्क करता है। 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट इसके हिसाब से हमारा वर्क करता है। जो भी टैक्स का स्ट्रक्चर है मैंने बताया था। उसके बाद हमने बात करी थी कि टैक्स रेट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट हमने कहा था सबसे पहली क्लास हम लेंगे टैक्स रेट्स की। तो मैंने आपको टैक्स रेट सिखवाई थी इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल के केस में मैंने आपको बताया था फर्स्ट हमारा होता है नॉर्मल सिटीजन, जो होता है जो नॉर्मल अप टू 60 ईयर्स तक होता है। उसके बाद सेकंड मैंने लिखवाया था हमारा सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? अबव जो होंगे अबव 60 ईयर्स बट बिलो 80 ईयर्स, यानी कि वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 80 साल से कम है, वो हमारे कहलाते हैं सीनियर सिटीजन। और उसके बाद लास्ट हमारी कैटेगरी आती है, वो आती है सुपर सीनियर सिटीजन की। सुपर सीनियर सिटीजन मैंने आपको बताया था वो लोग होते हैं जिनकी एज क्या होती है, अबव होती है 80 ईयर्स। यानी कि नॉर्मल सिटीजन वो होगा जिसकी एज क्या है 60 ईयर्स तक है। और सीनियर सिटीजन की हम बात करें तो सीनियर सिटीजन वो होंगे जिनकी 60 साल से ऊपर है लेकिन 80 साल से कम है। और थर्ड हमारी कैटेगरी आती है सुपर सीनियर सिटीजन की। वो लोग कौन होते हैं? जिनकी एज 80 ईयर्स प्लस होती है। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल की टैक्स रेट लिखवाई थी कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो कितनी टैक्स रेट लगेगी आपकी। 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच की है। तो हमने कंपनी तक कंपनी क्लास खत्म करी थी कि कंपनी में मैंने आपको लास्ट बताया था कि कंपनी में सरचार्ज कितना लगता है डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी पे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट टैक्स रेट लिखेंगे। नेक्स्ट टैक्स रेट हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए कि पार्टनरशिप फर्म पे कितना टैक्स लगेगा। तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में एक ही टैक्स रेट लगती है। टैक्स रेट लगती है हमारी 30%। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म पे सीधे ही टैक्स रेट लगेगी कितनी? 30%। यानी कि पार्टनरशिप फर्म का जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया है उस पर उसको फ्लैट टैक्स देना पड़ता है 30% रेट से। फिर अगर हम सरचार्ज की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म पे सरचार्ज कितना लगता है? 12% लगता है हमारा। 12% व्हेन नेट टोटल इनकम, यानी कि एक सेकेंड, 12% व्हेन नेट टोटल इनकम इज मोर देन ₹1 करोड़। यानी कि सरचार्ज टैक्स रेट क्या होगा? हमारी पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स रेट गिवन है कि पार्टनरशिप फर्म में टैक्स रेट होगा हमारा 30%। और सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज लगेगा पार्टनरशिप फर्म के केस में 12%। अगर पार्टनरशिप फर्म की जो नेट टोटल इनकम है वो क्या है? 1 करोड़ से ज्यादा है। इसको नोट डाउन करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट लिखवाऊंगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हम देखेंगे कैटेगरी वाइज टोटल इनकम जो है अप टू ₹10,000। नेक्स्ट है टोटल इनकम जो है मोर देन ₹10,000 बट अप टू कितनी है? बट अप टू है ₹20,000। और थर्ड कैटेगरी है हमारी टोटल इनकम अबव 20,000। यानी कि एक हमारी कैटेगरी है जब हमारी इनकम क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम जो है 10,000 रुपए तक है। अगर 10,000 रुपए तक है तो टैक्स कितना परसेंट लगेगा? हमारी टैक्स रेट कितनी लगेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे? 10%। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है अगर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की टोटल इनकम जो है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है लेकिन 20,000 रुपए तक है तो टैक्स रेट हमारी लगती है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे 20%। उसके बाद फाइनल है थर्ड की अगर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की टोटल इनकम जो है वो 20,000 से ज्यादा है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे टैक्स कितना लगेगा? 30% लगेगा। इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से।
हम सरचार्ज की बात करें, अगर सरचार्ज की अगर हम बात करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पे सरचार्ज किस परसेंट से लगता है, तो सरचार्ज हमारा लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे सेम एज इन केस ऑफ सेम एज इस केस ऑफ सॉरी डोमेस्टिक कंपनी होगा। सेम एज इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि सरचार्ज होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेम तरीके से लगेगा जिस तरीके से हमारा डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज लग रहा था, जिस रेट से कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी उसी रेट से हमारा क्या लगता है, हमारा सरचार्ज लगेगा, उसी परसेंटेज से उसी तरीके से हमारा सरचार्ज अप्लाई होगा हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। अब इसके बाद हम बात करें, ये टैक्स रेट थी हमारी ओल्ड टैक्स रेट, यानी कि ओल्ड स्कीम थी ये। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू टैक्स स्कीम लाई है जिसको हम बात करेंगे, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप दो रेट्स में से कोई सी भी चूज कर सकते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्कीम आप चूज कर सकते हैं या न्यू टैक्स स्कीम। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो ओल्ड टैक्स स्कीम थी, अब हम बात करेंगे न्यू टैक्स स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाई है। ये है अंडर सेक्शन है हमारा 115 BAC। जो हमारी न्यू टैक्स स्कीम आई है वो आई है अंडर 115 BAC के अंडर आई है। और ये 115 BAC जो है हमारी ये लगती है 115 BAC इंडिविजुअल पे लगती है। 115 BAC इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, हमारे AOP के लिए और BOI के लिए। पहले ये स्कीम जो थी इंट्रोड्यूस करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइमरली इंट्रोड्यूस करी गई थी जब ये इंडिविजुअल और HUF के लिए थी। लेकिन जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और अमेंडमेंट करा था और अलाउ कर दिया था कि इंडिविजुअल, HUF, उसके साथ AOP और BOI भी आ सकते हैं इसमें रजिस्टर करने के लिए। लेकिन क्या है, अदर देन कोऑपरेटिव, यानी कि कोऑपरेटिव जो है वो न्यू स्कीम, यानी कि 115 BAC ऑप्ट नहीं कर सकते। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अलाउड नहीं होता कि वो 115 BAC में रजिस्टर हो सके। 115 BAC में कौन रजिस्टर हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकती है, AOP हो सकती है और BOI हो सकती है। ये चार लोग ही हैं जो रजिस्टर हो सकते हैं 115 BAC के लिए। ये एप्लीकेबल कब होगा, हमारे असेसमेंट ईयर, यानी कि ये वैलिड है हमारे असेसमेंट ईयर 2024 से लेके 25 के लिए। तो अब हम टैक्स रेट की बात करें, ओल्ड स्कीम में तो हमने बात कर ली टैक्स रेट की, इंडिविजुअल की कितनी है, कंपनी कितनी है, पार्टनरशिप की कितनी है। लेकिन न्यू स्कीम में हमारे कंपनी और वो तो है नहीं पार्टनरशिप, हम ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए। तो हम टैक्स रेट की बात करें, यानी कि न्यू स्कीम में टैक्स रेट क्या होगी, न्यू स्कीम में हम टैक्स रेट की बात करें तो फर्स्ट है हमारा टोटल इनकम जो है अप टू 3 लाख रुपए, तो हमारी इनकम पे टैक्स कितना लगेगा, निल। यानी कि जो हमारी न्यू स्कीम है, न्यू स्कीम बताती है अगर एक इंडिविजुअल की जो है टोटल इनकम है वो 3 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड है टोटल इनकम जो है इंडिविजुअल की 3 लाख से अप टू ₹6 लाख, तो टैक्स लगेगा 5%। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल की इनकम 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक है तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, 5% लगेगा। थर्ड हमारी कैटेगरी आती है जब टोटल इनकम जो है इंडिविजुअल की वो अगर हमारी जो टोटल इनकम है इंडिविजुअल की वो 6 लाख से 9 लाख के बीच में आ रही है तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा।
फोर्थ है हमारी टोटल इनकम जो है हमारी आ रही है 9 लाख से अप टू रुपीज हमारी कितनी है 12 लाख रुपए तक है। अगर 12 लाख रुपए तक हमारी इनकम जाती है तो टैक्स कितना लगेगा 15% लगेगा। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम अगर 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक है तो उस पर टैक्स कितना लगेगा 15% लगेगा। फिर फिफ्थ हमारी कैटेगरी आती है टोटल इनकम जो है इंडिविजुअल की है 12 लाख से 15 लाख के बीच में, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा 20% लगेगा। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल की इनकम जो है टोटल इनकम है वो 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो उस पर टैक्स कितना लगेगा हमारा 20% लगेगा। फिर सिक्स्थ हमारी आती है अबव रुपीज 15 यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है तो उस पर टैक्स रेट कितना लगेगा 30% लगेगा। ये हमारी न्यू टैक्स स्कीम थी। न्यू टैक्स स्कीम के हिसाब से क्या है, अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उसको टैक्स नील पे करना है, कोई टैक्स ही पे नहीं करना। लेकिन अगर उसकी इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है तो उसको 5% टैक्स पे करना है। और अगर उसकी इनकम 6 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक है तो उसको टैक्स कितना भरना है 10%। फोर्थ है हमारी कि अगर उस आदमी की टोटल इनकम जो है 9 लाख से 12 लाख रुपए तक है तो टैक्स भरेगा 15% से। और फिफ्थ है हमारा टोटल इनकम उसकी 12 लाख से 15 लाख के बीच में तो कितना परसेंट से भरेगा 20% से। उसके बाद हम बात करें अब 15 लाख यानी कि 15 लाख से ऊपर की उसकी इनकम है इंडिविजुअल की तो टैक्स रेट कितना पे करेगा वो 30% टैक्स पे करेगा। ये न्यू स्कीम है, इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे फिर मैं बताऊंगा आगे सरचार्ज कितना लगेगा। नोट डाउन कर लिया सबने? तो सरचार्ज की हम बात करें न्यू टैक्स रेट में हमारे सरचार्ज क्या होता है, तो न्यू टैक्स रेट में हमारे सरचार्ज की जो रेट है उसकी बात करें, न्यू टैक्स रेट में सेम है सरचार्ज के लिए, लेकिन जो हमारा 37% सरचार्ज था वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है। यानी कि यहाँ हमारे पास सरचार्ज की परसेंटेज क्या रहती है 10% रहेगी, उसके बाद था हमारा 15% रहेगी, उसके बाद हमारा 25% रहेगा। यानी कि अगर न्यू टैक्स स्कीम की बात करें तो न्यू टैक्स स्कीम में सरचार्ज जो है वो मैक्सिमम हमारा 25% लग सकता है। यानी कि हमारा जो 37% वाला सरचार्ज था ना वो न्यू टैक्स स्कीम में रिमूव हो जाता है। यानी कि न्यू टैक्स स्कीम में आपका जो मैक्सिमम सरचार्ज है इनकम पे वो कितना लग सकता है 25% लग सकता है। 37 वाला गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है अमेंडमेंट के बाद, तो मैक्सिमम जो सरचार्ज है वो एप्लीकेबल होगा वो 25% होता है। यानी कि आपकी इनकम जब है 2 करोड़ से ऊपर चली गई तो आपको 25% सरचार्ज पे करना है, और 5 करोड़ से ऊपर चली गई तो भी 25% रहेगा। 37% तक कभी भी आपका सरचार्ज नहीं जाएगा। तो ये हो गई हमारी न्यू टैक्स स्कीम और हमने ओल्ड टैक्स स्कीम में टैक्स रेट्स के बारे में बात करी। अब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, दोनों स्कीम्स में फर्क क्या है, फायदे क्या है, थोड़ा एक बार उसके बारे में जान लें। लेकिन उससे पहले एक चीज और होती है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हमारा होता है रिबेट का कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारा, वो कॉन्सेप्ट होता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब रिबेट अंडर 87A क्या बात करता है, ये पहली बात तो समझिए, रिबेट का मतलब हो गया छूट, कि आपको कितनी छूट मिल सकती है। तो रिबेट के बारे में हम बात करें, रिबेट जो होती है वो किसके लिए होती है, फॉर रेजिडेंट, फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल having net total income up to rupees 5 lakh।
यानी कि ये वाली जो इनकम है हमारी रिबेट की इनकम की बात कर रहे हैं, रिबेट अंडर 87 है। पहली बात तो ये ओल्ड स्कीम के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि ओल्ड टैक्स स्कीम के लिए एप्लीकेबल है हमारी, कि रिबेट जो है वो 87A के अंदर दी जाएगी। लेकिन ये किसको दी है, ओल्ड स्कीम की हम बात कर रहे हैं, तो ओल्ड स्कीम में किसको दी जाएगी, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिनकी इनकम क्या हैविंग, यानी कि जिनकी नेट टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, ये सिर्फ उनके लिए दी जाएगी। अब रिबेट कैसे दी जाती है, रिबेट दी जाती है 100% ऑफ टैक्स, 100% ऑफ टैक्स पेएबल। सेकेंड हमारा होता है बी पॉइंट रुपीज 12,500, विच एवर इज लोअर। यानी कि रिबेट हमारा जो होता है, रिबेट अंडर 87A दी जाएगी। हम ओल्ड स्कीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने ओल्ड लिख दिया है तो आप लोग याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं रिबेट, रिबेट का मतलब है छूट। तो छूट जो है वो फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, यानी कि ये रिबेट जो है उन्हीं रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए, सिर्फ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होगी जिनकी इनकम जो है 5 लाख रुपए तक है। अब जिनकी 5 लाख रुपए तक है उसमें 2 पॉइंट है। फर्स्ट है कि जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है उसका जो 100% टैक्स, यानी कि उसने जितना टैक्स पे किया है 5 लाख रुपए तक की इनकम पे, वो या फिर 12,500, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उसकी उसको रिबेट मिल जाएगी। और आप वैसे भी कैलकुलेट करें, 2.5 लाख तक की तो इनकम फ्री थी हमारी, तो 2.5 से 5 लाख तक की जो हमारी इनकम थी उस पर 12,500 रुपए हम टैक्स देते हैं, तो उतना ही टैक्स हमको गवर्नमेंट फ्री कर रही है। ये पॉइंट याद रखेंगे। 87A में रिबेट मिलती है, लेकिन ये किसको मिलते हैं याद रखना पड़ेगा अपन को, कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए जिनकी नेट टोटल इनकम जो है अप टू होगी ₹5 लाख के। उसके बाद हमारे 2 पॉइंट है, ए 100% ऑफ टैक्स पेबल, या फिर बी पॉइंट हमारा ₹12,500। इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी रिबेट हम इंडिविजुअल को दे देंगे। इसके बाद ये तो हो गया ओल्ड स्कीम के लिए। अब हम न्यू स्कीम की बारे में बात करें, क्योंकि न्यू स्कीम में न्यू टैक्स रेट आ गई, तो न्यू स्कीम में रिबेट की बात करें हम। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये लिख लिया करें। ओल्ड और न्यू में ब्रैकेट में लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि हम ओल्ड स्कीम के लिए लिख रहे हैं या न्यू स्कीम के लिए लिख रहे हैं। रिबेट एक ही पॉइंट है ये, फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो रिबेट हमारा क्या है, रिबेट मैंने आपको बताया जैसे उसमें रिबेट था, तो रिबेट अगर हम 87A की बात करें तो न्यू स्कीम में हमको रिबेट कितना मिलता है, यानी कि इस केस में क्या है, न्यू स्कीम में क्या होता है, न्यू स्कीम में जो है रिबेट किसको मिलती है, रिबेट न्यू स्कीम में मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल को, लेकिन उसकी टोटल इनकम जो है इस स्कीम में बढ़ के 7 लाख रुपए हो जाती है। यानी कि न्यू स्कीम में जो है हमारी रिबेट है वो बढ़ जाती है, वो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे है। ओल्ड में हम बात करें तो ओल्ड में वो 5 लाख रुपए तक की थी, लेकिन न्यू स्कीम जो है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी जो है उन्हें इंट्रोड्यूस करी थी कि न्यू हमारी जो न्यू टैक्स स्कीम है उसमें रिबेट जो दी जाएगी अंडर सेक्शन 87A, वो हमको कितनी दी जाएगी, 7 लाख रुपए तक की इनकम पे हमको रिबेट दी जाएगी। इसमें भी वैसे ही 2 पॉइंट्स है हमारे। फर्स्ट है 100% ऑफ टैक्स पेएबल, और सेकंड पॉइंट है हमारा बी, रुपीज हमारा हो गया 25,000 रुपए। Whichever is lower, यानी कि इन दोनों में से रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम, टोटल इनकम अगर 7 लाख रुपए से कम है तो ये 2 पॉइंट के हिसाब से, यानी कि 100% ऑफ टैक्स पेएबल या 25,000, इन दोनों में से जो भी उसका टोटल कम आएगा उतनी उस अमाउंट की उसको रिबेट दे दी जाएगी इंडिविजुअल को। ये स्कीम भी सिर्फ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए है, लेकिन इसमें हमारी 5 लाख की लिमिट जो है बढ़ के 7 लाख रुपए की हो गई न्यू स्कीम की। अब अपन एक बात करें कि न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम के बारे में अपन ने पढ़ा कि ओल्ड स्कीम में ये टैक्स रेट है, न्यू स्कीम में ये टैक्स रेट है, तो आखिर डिफरेंसेस क्या है।
भाई ओल्ड स्कीम में भी हमको टैक्स रेट मिल रही है, न्यू स्कीम में भी मिल रही है, लेकिन हमारे पास हमने देखा कि रिबेट जो है हमारी ओल्ड स्कीम में ज्यादा है। मैंने बताया ओल्ड स्कीम में जो हमारी रिबेट है वो कितनी है, 5 लाख रुपए तक की है, लेकिन न्यू में हम देखें तो न्यू में हमारे पास रिबेट 7 लाख रुपए तक की है। तो हमको लगेगा न्यू स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन न्यू स्कीम में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, उसके बारे में बताता हूँ कि जो न्यू स्कीम आई है उसमें कुछ पॉइंट्स डाले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि पहले जो डिडक्शंस हमको अलाउड थे ओल्ड स्कीम में, वो न्यू स्कीम में वो डिडक्शंस अलाउड नहीं है। यानी कि पहले जो ओल्ड स्कीम होती थी, ओल्ड स्कीम में क्या आपको हाउस प्रॉपर्टी का अगर आप रेंट पे करते थे तो उसका डिडक्शन आपको मिलता था, लेकिन न्यू स्कीम में क्या है वो डिडक्शन रिमूव कर दिया है। बहुत सारे जो हमारे मेजर डिडक्शंस हैं, यानी कि इनकम जो आप टैक्स पेबल होता है, आपकी इनकम अपन निकालते हैं, उसके बाद हम डिडक्शन क्लेम करते हैं। यानी कि हमारी पहले हम क्या करते हैं, हम इनकम कैलकुलेट करते हैं 5 एड्स के हिसाब से हमारी इनकम आती है, फिर हम क्या करते थे उसमें माइनस करते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस हो गए, जैसे डिडक्शंस हमारे बहुत सारे होते हैं, मेजर हमारे हो गए सेक्शन 80C। 80C वाला डिडक्शन हमारे लिए किस लिए होता है कि हम क्या है पे करते हैं, भाई इनकम हमारी होती है उसमें हम क्या डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन जैसे होगा, जैसे 80C वाला है, 80C का डिडक्शन ये बात करता है कि अगर कोई आदमी इंश्योरेंस का प्रीमियम ले रखा है, किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो अगर वो इंश्योरेंस प्रीमियम अपना 1.5 लाख रुपए तक दे रहा है तो 1.5 लाख रुपए तक का वो डिडक्शन ले सकता है। यानी कि अगर उसकी इनकम 20 लाख रुपए की आ रही है तो वो 1.5 लाख रुपए, अगर वो प्रीमियम दे रहा है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का, तो 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है 80C के अंदर। यानी कि उसकी जो इनकम है वो कितनी दिखेगी, 20 लाख नहीं दिखेगी, वो 18,50,000 ही दिखेगी, कि वो 1.5 लाख रुपए का क्या डिडक्शन ले सकता है, अपनी इनकम को कम दिखा सकता है। डिडक्शन का मतलब होता है कोई भी खर्चा जो आपने अपने फायदे के लिए किया है उसको आप अपनी इनकम में से कम कर सको। डिडक्शन गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, स्पेसिफाई कर रखे हैं, वही वही सेक्शंस में उस पर्टिकुलर चीज का हम डिडक्शन ले सकते हैं। तो डिडक्शंस के बाद हम निकालते हैं हमारी नेट इनकम। लेकिन ये डिडक्शंस की हम बात करें तो बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो न्यू स्कीम में अलाउड नहीं होते, इसलिए न्यू स्कीम क्या है कुछ लोगों को बेनिफिशियल नहीं होती। तो ये आपको चेक करना पड़ता है कि आपका जो टैक्स रेट है वो न्यू टैक्स स्कीम में कम बन रहा है या ओल्ड टैक्स स्कीम में कम बन रहा है, दोनों में कंपेयर करते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल जो कंपनीज है, यानी कि जो नया हमारा सेक्शन है, जो हमारा मैंने आपको बताया सेक्शन 115 BAC जो है हमारा, ये डिफॉल्ट सेक्शन है। यानी हमारा जो 115 BAC जो सेक्शन है ये क्या है, डिफॉल्ट सेक्शन है। यानी कि कोई भी आदमी अगर उस कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसकी कंपनी, यानी कि कोई भी आदमी मैंडेटरी अगर फर्स्ट टाइम टैक्स फिल कर रहा है तो उसके लिए डिफॉल्ट सेक्शन तो 115 BAC ही लगेगा। लेकिन अगर उसको ओल्ड स्कीम को ऑप्ट करना है तो उसको पहले फॉर्म भर के प्रायर सबमिट करना पड़ता है कि मैं जो टैक्स देना चाहता हूँ ओल्ड स्कीम के हिसाब से देना चाहता हूँ। जनरली नॉर्मली डिफॉल्ट सेट है कि अगर आप टैक्स पे करने जाएंगे तो आपका नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन जो होगी वो 115 BAC के हिसाब से ही होगी। मैंने नोट डाउन कर लिया था सबने, रिबेट ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में मैंने बताई थी, एक बार देख लीजिए, जिसने नहीं लिखा है फटाफट लिख लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ये ओल्ड स्कीम में था, यहाँ हमारा न्यू स्कीम के हिसाब से लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि न्यू स्कीम में कौन कौन से डिडक्शंस अलाउ नहीं है, ये भी लिख लीजिए जिससे याद आ जाए आपको एग्जाम टाइम में। डिडक्शंस है हमारे, कुछ डिडक्शंस है जो नॉट अलाउड है, यानी कि डिडक्शंस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC। यानी कि जो इंडिविजुअल 115 BAC ऑप्ट कर रहा है टैक्स पे करने के लिए उसको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट हमारा होता है हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि
देखो नॉर्मल जो इनकम होती है 5 हेड्स में होती है, सबको पता है कि हमारी जो भी इनकम होती है, इनकम यानी कि इनकम जो है एक इंडिविजुअल की इनकम को कैटेगराइज किया जाता है 5 डिवीजन में, यानी कि एक इंडिविजुअल की इनकम 5 हेड्स के अंदर आती है। हम हेड्स की बात करें, इतना तो आप लोग पढ़ के आए होंगे बीकॉम में, लेकिन एक बार फिर भी रिवाइज करा देता हूं। इनकम जो होती है एक इंडिविजुअल कोई भी आदमी की इनकम 5 कैटेगरी में बांटी जाती है। फर्स्ट होती है आदमी की इनकम सैलरी इनकम, सैलरी इनकम। सेकेंड टाइप की उसकी इनकम होती है कैपिटल गेन। याद आ रहा है कुछ कि हमारी 5 हेड्स की इनकम होती है, फर्स्ट हमारी होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर सेकंड हमारी होती है कैपिटल गेन। वो इससे पहले वो थर्ड वाली करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, थर्ड वाली में ऊपर लिख लेते हैं हम सेकंड वाली इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड हमारी इनकम होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हमारी होती है, थर्ड कैपिटल गेन लिख लीजिए, चलिए थर्ड टाइप की जो इनकम होती है वो होती है कैपिटल गेन, और फोर्थ होती है इनकम फ्रॉम और फिफ्थ हमारी जो इनकम होती है वो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी कि इनकम के बारे में हम बात करें, कोई भी आदमी की इनकम क्या है 5 हेड्स के अंदर, यानी कि 5 हेड्स के अंदर अपन कैटेगराइज करते हैं। यानी कि आप देखेंगे आपकी जो इनकम है वो इन हेड्स के अंदर ही, आपकी जो भी इनकम आप कमा रहे हैं वो इन हेड्स के अंदर डिवाइड होती है। जब भी हम टैक्स पे करते हैं तो हमको कैटेगराइज करनी पड़ती है हमारी इनकम इन सब हेड्स के हिसाब से, कंपलसरी होता है। तो 5 हेड्स हमारे इनकम के क्या होता है, फर्स्ट होता है सैलरी इनकम, यानी कि सैलरी इनकम में वो इनकम आती है जो आपको सैलरी के रूप में मिल रही है। यानी कि आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो कंपनी आपको जो पे करेगी वो आपके लिए क्या हुई, सैलरी इनकम हुई। सेकंड टाइप की इनकम होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया आपकी वो इनकम जो आपको रेंट के रूप में मिल रही है आपके टेनेंट से, यानी कि आपका किराएदार अगर आपको कुछ इनकम दे रहा है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पे चलाया है अपना घर, तो आपको अगर कोई रेंट मिल रहा है उससे, तो आपकी हुई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में जाएगी, यानी कि वो आपकी जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम हो रही है। थर्ड हमारी कैपिटल गेन होती है। कैपिटल गेन का मतलब क्या हो गया, कोई भी एसेट यानी कि कोई भी पर्सनल एसेट आपने जो खरीदा है उसको आप बेच रहे हैं, उस बेचने की वजह से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो वो आपका होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। यानी कि कैपिटल गेन को हम फर्दर डिवाइड करें तो एक होगा हमारा शॉर्ट टर्म, सेकेंड हमारा होता है लॉन्ग टर्म। यानी कि हमारा जो कैपिटल गेन है वो दो टाइप से हो सकता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन में बताता हूँ, कैपिटल गेन वो गेन होता है जो आप कोई कैपिटल एसेट खरीद रहे हैं उसको आप फ्यूचर में जाके बेचते हैं, तो वो कैपिटल गेन वाली इनकम होती है। फोर्थ इनकम हमारी होती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि आपको कोई भी बिजनेस से इनकम हो रही है या कोई भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं। प्रोफेशन मतलब क्या होता है, प्रोफेशन मतलब होता है कोई भी प्रोफेशन करना जिसके लिए आपको कोई स्पेसिफाइड स्किल्स की होती है, जो आप कोई प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट से ऑथराइज डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करते हैं और उससे वो इनकम जनरेट करते हैं, तो वो होता है हमारा प्रोफेशन। तो कोई भी इनकम जो आप बिजनेस से या प्रोफेशन से अर्न कर रहे हैं वो हमारे फोर्थ वाले में जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद फिफ्थ हेड हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो इनकम जाती है जो इन चारों हेड्स में नहीं जा रही, यानी कि कोई भी इनकम जो है हमारे इन चारों हेड्स में नहीं जा रही, उनको हम फिफ्थ हेड में डाल देंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आपने कोई लॉटरी खरीदी है और लॉटरी आप जीत गए, तो लॉटरी की इनकम हम किस में डालेंगे, भाई वो सैलरी इनकम भी नहीं है, मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी नहीं है, वो कैपिटल गेन भी नहीं है, ना बिजनेस इनकम है, तो उस इनकम को मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दूंगा। एक और इनकम की बात करें कि मेरे को डिविडेंड मिला, मैंने कोई कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, मैंने मान लीजिए रिलायंस RIL के शेयर्स खरीद रखे थे, मैंने 1000 शेयर्स खरीद रखे थे मैंने,
उन पे मुझे डिविडेंड है ₹5,00,000 का, मुझको डिविडेंड है। अब 5,00,000 का मेरे को अगर मेरे शेयर्स पे डिविडेंड आया तो डिविडेंड कौन सी इनकम हुआ? मेरे लिए सैलरी इनकम तो हुआ नहीं, हुआ हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं हुआ, कैपिटल गेन भी नहीं हुआ, प्रोफेशन भी नहीं हुआ। तो उस इनकम को हम डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यानी कि कोई भी इनकम जो इन चारों हेड्स के अंदर नहीं आ रही उसको हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देंगे। तो 5 टाइप की हमारी इनकम होती है। किसी को आइडिया नहीं था तो मैंने एक बार रफली एक्सप्लेन कर दिया है कि बेसिकली 5 टाइप की इनकम होती है। तो हमारा चल रहा था डिडक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। डिडक्शंस में क्या है, डिडक्शंस कौन से अलाउड नहीं है हमारे अंडर सेक्शन 115 BHG। तो फर्स्ट हमारा जो डिडक्शन है वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। हाउस प्रॉपर्टी में हमको जो पहला डिडक्शन मिलता था अंडर सेक्शन हमारा मिलता था सेक्शन 24B। 24B में हमको क्या मिलता था, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था। इसको ऐसे लिखिए आप, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी कि जो हमको डिडक्शन मिलता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 24B में, इंटरेस्ट का जो 2,00,000 रुपए का एक अमाउंट था, 2,00,000 रुपए का आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि बैंक लोन अगर आप पे कर रहे हैं तो वो जो हमारा इंटरेस्ट होता था 2,00,000 रुपए तक वो अंडर 24B में माफ होता था। लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी का जो डिडक्शन है वो हमको अलाउ नहीं होता है न्यू स्कीम के अंदर हमारी। और उसके बाद हम सैलरी की बात करें, हाउस प्रॉपर्टी में तो ये हो गया। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी में हमारे बहुत सारे डिडक्शंस अलाउ डिसअलाउ हो गए। जैसे हमारा था ट्रैवल अलाउंस मिलता था कोई आदमी को, वो सारे अलाउड नहीं हुए। एक इंडिविजुअल को जो ट्रैवल अलाउंस मिलता था वो डिसअलाउ हो चुका है हमारा। कन्वेंस अलाउंस जो मिलता था, कन्वेंस अलाउ जो है वो डिसअलाउ हो चुका है हमारा। HRA हमारा डिसअलाउ हो चुका है। HRA मतलब हो गया हाउस रेंट अलाउंस मिलता था कि आप अगर घर खरीद रहे हैं, हाउस यानी कि अगर किराए पे रह रहे हैं तो उसका भी हमारी कंपनी क्या है आपको डिडक्शन वो अलाउंस देती थी, वो भी अलाउ नहीं होता। थर्ड हमारी जो है बिजनेस इनकम जो है यानी कि PGBP इनकम, यानी कि जो इनकम यानी कि प्रॉफिट जो हम बिजनेस से कमा रहे हैं या कोई प्रोफेशन से कमा रहे हैं उस इनकम पे जो डिडक्शन है वो नहीं अलाउ होंगे। अंडर सेक्शन हमारा था सेक्शन 10AA में जो भी हमको डिडक्शंस मिल रहे थे वो हमारे अलाउ नहीं होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा था सेक्शन है 33AA और 33 हमारा ABA। 33 हमारा जो सेक्शन था AB और 33 हमारा ABA, इनके अंदर जो हमको डिडक्शंस मिल रहे थे ये भी डिसअलाउ हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 35 हमारा AD, 35 AD, यानी कि इन सेक्शन के अंदर जो हमको डिडक्शंस मिल रहे थे इन इनकम पे वो अब डिसअलाउ कर दिए गए हैं न्यू स्कीम में, मतलब वो डिसअलाउ हो गए हैं, वो सारे डिडक्शंस हमको नहीं मिलते। एक हमारा होता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 है, यानी कि चैप्टर 6 से क्या है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि डिडक्शन जो है ये आपने बीकॉम में भी पढ़ा होगा कि डिडक्शन हमको मिलते हैं, डिडक्शन सेक्शन होते हैं। तो अंडर चैप्टर 6 से जो हमारे सारे डिडक्शन है वो कोई भी डिडक्शन आप न्यू स्कीम में क्लेम नहीं कर सकते। तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से क्या है अगर आदमी कंपेयर करे तो उसको टैक्स रेट जो है वो दोनों तरीके से अगर निकाले तो अलग अलग टैक्स रेट आती है। इसलिए इंडिविजुअल के पास ऑप्शन होता है कि वो दोनों टैक्स यानी कि दोनों स्कीम्स ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों से उसका जो टैक्स पेबल आ रहा है उसको कंपेयर करे और जिस स्कीम से उसका टैक्स रेट जो है टैक्स पेबल कम है उसके हिसाब से वो टैक्स पे करे। तो न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में ये फर्क है कि न्यू स्कीम में क्या है हमारे ये सारे डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं है क्योंकि इन सब में आप डिडक्शन नहीं ले सकते, यानी कि जो हम इनकम से डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं हमारी इनकम को रिड्यूस करके दिखाते हैं वो सब न्यू स्कीम में जो भी डिडक्शन है वो अलाउ नहीं है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, वो कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल रिलीफ।
एक कॉन्सेप्ट और होता है हमारा मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ का जो एक कॉन्सेप्ट है ये ओल्ड स्कीम पे एप्लीकेबल है, लेकिन न्यू स्कीम जब इंट्रोड्यूस हुई थी जब उस पर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन फाइनेंस एक्ट जो हमारा अभी लेटेस्ट चल रहा है उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने अमेंडमेंट लाया उनने एक, और उन्होंने ये अमेंडमेंट अप्लाई करा कि मार्जिनल रिलीफ जो है अब न्यू स्कीम में भी दिया जाएगा, यानी कि मार्जिनल रिलीफ जो है वो दोनों स्कीम में दिया जाएगा। तो मार्जिनल रिलीफ के बारे में हम बात करें तो मार्जिनल रिलीफ होता है इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए किसी का इनकम है, एग्जांपल से समझते हैं मार्जिनल रिलीफ होता क्या है। पहली बात तो मार्जिनल अपन देखें कि सरचार्ज है हमारा, मार्जिनल रिलीफ बेसिकली इसलिए होता है कि सरचार्ज हम लगाते हैं तो हमारा जो टैक्स पेबल है वो बहुत ज्यादा बनता है, तो उस जो ज्यादा टैक्स पेबल बन रहा है हमारा उससे इंडिविजुअल को, एक आदमी को बेनिफिट कैसे मिले कि अपन समझे मान लीजिए 50 लाख तक तो है नहीं, रुपीज 51 लाख, ये हमारा जो है हमारा श्याम है उसकी इनकम है 50 लाख रुपीज, 51 लाख रुपीज उसकी इनकम है। अब आपको कहा गया है कि शाम की 51 लाख रुपीज की इनकम है तो इस पर टैक्स कैलकुलेट करिए। अब 51 लाख रुपीज की हम इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करें तो 51 लाख रुपीज की इनकम पे अगर हम देखें तो 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं लगेगा, तो 0 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम फ्री हो गई। अब बची इसकी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम, यानी कि 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम। और क्वेश्चन में हमेशा ये देखेंगे, हमेशा क्वेश्चन क्या होगा अगर ओल्ड स्कीम से हमको करना होगा, मतलब हर क्वेश्चन ओल्ड स्कीम से हमको अटेम्प्ट करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको 115 बीएससी यूज करना है तो ही आप न्यू स्कीम लगाएंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है यानी कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा आपको कौन सी स्कीम से टैक्स रेट निकालना है तो आप हमेशा ओल्ड स्कीम से ही निकालेंगे। न्यू स्कीम से जब निकालेंगे जब आपको क्वेश्चन में मेंशन हो स्पेसिफिकली कि हमको 115 बीएससी के हिसाब से क्वेश्चन चाहिए। तो शाम की इनकम 51 लाख थी, 2.5 लाख तक फ्री है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो 2.5 लाख रुपए पे हमारा 5% हम देखें तो कितना बना, 12,500 रुपए बना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे हमने टैक्स निकालिया, उसके बाद थी कि 5 लाख रुपए, 5 लाख से जो 10 लाख की इनकम थी उस पर कितना हमारा टैक्स रेट था, 20% था। तो हम 20% अगर कैलकुलेट करें 5 लाख पे तो वो हमारा बनता है 1 लाख रुपए। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में साथ के साथ जिससे आपकी भी कैलकुलेशन बेहतर हो सके। 10 लाख रुपए तक की इनकम पे मैंने कितना बताया, 20% लगेगा, अपना 1 लाख रुपए हो गया। उसके बाद मैंने बताया था अब हमारा था लास्ट हमारी कैटेगरी थी कि 10 लाख से ऊपर की जो इनकम होगी उस पर कितना टैक्स लगेगा, 30%। तो शाम की इनकम जो है हमारे 51 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपए तक की इनकम पे हमारा 1 लाख रुपए लग रहा है, यानी कि बचा कितना हमारा 41 लाख। तो 41 लाख पे हम टैक्स निकाले 30% से तो ये हमारा बना रुपीज 12,30,000। ठीक है, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे हमारा फ्री था, उसके बाद जो 2.5 लाख की इनकम थी उस पे 5% से 12,500 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 से 10 लाख रुपए तक की हमारी इनकम थी उस पे कितना टैक्स बना, 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए। अब 10 लाख से ऊपर की जो हमारी बची हुई इनकम थी उसकी 51 लाख की इनकम है, भाई 10 लाख रुपए तक तो हो गया, 10 लाख से ऊपर कितनी हुई हमारी, तो 51 लाख में से 10 लाख माइनस के हमने निकाला 41 लाख है। तो लास्ट में मैंने बताया था 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 30% टैक्स लगता है। तो 41 लाख का अगर हम 30% निकाले तो हमारा बनता है 12,30,000 रुपए, यानी कि टैक्स पेबल हम देखें मिस्टर श्याम का कितना आया, 12,500 प्लस 1 लाख रुपए ऐड करेंगे प्लस 12,30,000, यानी कि मिस्टर श्याम का जो है वो टैक्स आ रहा है 13,42,500। ये तो हमने एक बेसिक टैक्स निकाला है कि इतना तो उसका टैक्स बन रहा था। यहां तक एक बार नोट डाउन करेंगे फिर मैं आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। तो मिस्टर श्याम का जो है टैक्स बन रहा था 13,42,500, उसका टैक्स का अमाउंट बन रहा था 13,42,500 रुपीज का उसका एक तरीके से टैक्स बन रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया 50 लाख से अगर ज्यादा की इनकम होती है एक इंडिविजुअल की तो उसको सरचार्ज भी देना पड़ता है। सरचार्ज मैंने क्या बताया था, 50 लाख तक हमारा नहीं है, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर किसी की इनकम आ रही है तो उसको
10% सरचार्ज भी देना पड़ेगा अपनी इनकम पे, यानी कि वो तो टैक्स पेबल है, ये टैक्स पेबल था उसका, भाई टैक्स का अमाउंट उसका ये आ रहा है, मैंने क्या करना सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस हम करेंगे इसमें सरचार्ज। अब सरचार्ज कितना लगेगा, @10% से सरचार्ज लगेगा, यानी कि 13,42,000 का 10% आप और निकालेंगे तो इसका 10% कितना हुआ, ₹1,34,250, यानी कि इतना सरचार्ज और उसको पे करना पड़ेगा क्योंकि शाम की इनकम क्या 50 लाख से ज्यादा है। तो इसका अगर हम टोटल करें तो टोटल कितना बैठता है हमारा 13,42,500, तो ये हमारा बना ₹14,76,750, इतना अमाउंट उसका बना सरचार्ज ऐड करने का। इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी कि इन सब के बाद लास्ट में फाइनली हम क्या ऐड करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हमारा लगता है @4% से, यानी कि सरचार्ज जो है हमारा जो भी टैक्स पेबल आएगा उस पे ऐड करेंगे हम सरचार्ज जितना परसेंट लग रहा है, और इस सब के टोटल के बाद फाइनली इस फिगर पे हम क्या है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे 4%। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमने लगाया तो हमारा है 59,070। तो फाइनली जो है हमारा नेट टैक्स पेबल, इस वाले को हम कहते हैं ग्रॉस टैक्स, और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आता है वो आता है नेट टैक्स पेबल। तो नेट टैक्स पेबल हम इन सबको ऐड करेंगे, 1476 जो है हमारा 14,76,750 इंटू प्लस करेंगे इसमें 590 वाला, तो हमारा बना 1,53,000, एक सेकेंड, तो हमारा जो नेट टैक्स पेबल है वो है 15,35,820, यानी कि आप देखेंगे मिस्टर शाम की इनकम अगर 51 लाख यानी कि 51 लाख रुपीज है, तो उनका जो नॉर्मल टैक्स हुआ है इनकम पे वो बना 13 लाख, यानी कि 13,42,500। अब उनकी इनकम जो है 50 लाख से ऊपर जा रही है तो हम सरचार्ज ऐड करेंगे, सरचार्ज हमने ऐड करा 1,34,250, 10% हमने कैलकुलेट करा। टैक्स पेबल वाला जो अमाउंट होगा उस पे ही हम ऐड करते हैं हमारा सरचार्ज। सरचार्ज ऐड करने के बाद हमने करा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4% से, तो 4% से ये जो टोटल टैक्स हमारा है उस पे हमने क्या करा 4% से हेल्थ सेस लगाया। तो हम देखेंगे टोटल टैक्स पेबल जो मिस्टर शाम का है 51 लाख रुपीस की जो उसकी इनकम थी उस पर टैक्स कितना पे करना पड़ा है मिस्टर शाम को, 15,35,820 रुपए उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, यानी कि अगर वो 50 लाख से ऊपर इनकम जा रही है तो उसको इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब एजम्पशन से हम एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल वही हम लेंगे, इस बार क्या होगा मिस्टर शाम जो है शाम की इनकम है ₹50 लाख, यानी कि इस वाले केस में क्या होगा हमारा जो मिस्टर शाम है उसकी इनकम 51 लाख से 50 लाख है, तो 50 लाख पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो भाई 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही लगेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है 2.5 लाख से हम बात करें ₹5 लाख रुपए तक की, तो वही 5 लाख रुपए तक हमारा कितना लगेगा 12,500 लगेगा, ठीक है। फिर हमारा था 5 लाख से 10 लाख रुपए तक यहां हमारा बना, उसके बाद था हमारा अब 10 लाख, यानी कि 10 लाख रुपए वाली इनकम। अब हम देखें 50 लाख रुपए में से शाम की इनकम है, हम 10 लाख रुपए तक तो टैक्स दे चुके, बचा कितना 50 - 10 40 लाख रुपए, तो 40 लाख रुपए पे 30% हम देखें तो रुपीस कितना है 12 लाख, कितना है 12 लाख रुपए है, यानी कि हम देखें तो मिस्टर शाम का टोटल यानी कि ग्रॉस टैक्स पेबल अगर हम निकालें मिस्टर शाम का जो है ग्रॉस टैक्स कितना बना, इन सबको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 13,12,500, यानी कि मिस्टर शाम का हम देखें तो टैक्स बन रहा है 12 लाख प्लस एक 13 लाख, 13 लाख प्लस 12,500, 13,12,500 बन रहा है। एक बार नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट से, क्योंकि एग्जाम्पल जरूरी है आपको लिखना।
एग्जाम्पल से ही आपको याद आएगा कि क्वेश्चन क्या करना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, सरचार्ज क्या करते हैं, इनकम पे निकाल देते हैं। इनकम पे नहीं निकालना आपको, जो आपका टैक्स पेबल वाला अमाउंट आता है उस पे सरचार्ज ऐड करते हैं। तो यहाँ तक नोट डाउन हो गया, ग्रॉस टैक्स हमने निकाल लिया। अब ग्रॉस टैक्स आ रहा है हमारा रुपीज 13,12,500, ये हमारा था ग्रॉस टैक्स आ रहा था। ग्रॉस टैक्स पेबल हमारा इतना बन रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ग्रॉस टैक्स में आप सरचार्ज तो अपन को ऐड ही नहीं करना, क्योंकि इसकी इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर नहीं जा रही, 50 लाख रुपए तक है मिस्टर श्याम की इनकम, तो सरचार्ज तो हमको लगाना नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें ऐड कर देंगे हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, यानी कि 13,12,500 पे आप 4% ऐड करिए, तो ये बना रुपीज 52,500। 52,500 हमारा बना। तो टोटल अगर हम देखें नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स पेबल जो होगा, नेट टैक्स पेबल अगर हम देखें मिस्टर श्याम का, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये बनता है रुपीज 13,65,000 रुपीज। कितना बना नेट टैक्स पेबल मिस्टर श्याम का, कितना बना 13,65,000। यानी कि दोनों एग्जांपल से आपने क्या कंक्लूड किया, अगर मिस्टर श्याम की इनकम 51 लाख रुपीज है तो उनका टैक्स बन रहा था 15,35,820 रुपए, यानी कि 15,35,820 रुपए। और वही मिस्टर श्याम की इनकम अगर 50 लाख रुपए यानी कि सिर्फ 1 लाख रुपए से कम है, वो सरचार्ज की लिमिट से बाहर आ रहा है, तो हम देखेंगे मिस्टर श्याम की टैक्स जो बन रहा है वो 13,65,000 रुपए बन रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मिस्टर श्याम की इनकम हम मान ले अगर रुपीज 51 लाख किया, तो उनका टैक्स कितना बन रहा था 15,35,820, 35,820। और वही मिस्टर श्याम की इनकम थी अगर 50 लाख रुपए हम मानते हैं, तो मिस्टर श्याम का जो टैक्स बन रहा था वो 13,65,000 बन रहा था, 13,65,000। यानी कि अगर हम डिफरेंस निकालें 15,35,820 माइनस 13,65,000, यानी कि 1,70,820 रुपए। यानी कि मिस्टर श्याम की इनकम सिर्फ 1 लाख रुपए से बढ़ी, लेकिन आप देखिए टैक्स में डिफरेंस कितना आया, 1,70,000 का उनका डिफरेंस आ गया। यानी कि सिर्फ 1 लाख रुपए से मिस्टर श्याम की इनकम बढ़ी, लेकिन आप देखेंगे टैक्स में उनका कितना बढ़ोतरी आ गई, 1,70,820 रुपए। यानी कि जितनी इनकम नहीं बढ़ी उससे ज्यादा टैक्स पेबल बढ़ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि आपकी इनकम तो इतनी नहीं बढ़ी लेकिन आपका टैक्स पेबल जो है आपकी इनकम से ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन केसेस में एक इंडिविजुअल को रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा था कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का मतलब होता है, कई बार क्या होता है हमारी इनकम जो है सरचार्ज की लिमिट को क्रॉस कर देती है लेकिन हल्का सा ही आगे निकलती है। यानी कि जैसे मिस्टर श्याम की 50 लाख रुपए तक सरचार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही मिस्टर श्याम की इनकम 51 लाख रुपीस की हुई, उसको सरचार्ज भी देना पड़ा मिस्टर श्याम को। तो मिस्टर श्याम की इनकम अगर 51 लाख रुपीस हो गई तो उनको सरचार्ज भी पे करना पड़ा, तो मिस्टर श्याम का टैक्स बना 15,35,820 रुपीस। लेकिन वही 50 लाख पे मिस्टर श्याम का टैक्स कितना बन रहा था, 13,65,000। यानी कि 1 लाख रुपए से इनकम बढ़ने पर उसका टैक्स कितना बढ़ा, 1,70,000 रुपए से टैक्स बढ़ गया। यानी कि इतनी तो इनकम नहीं कमाई जितना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ गया उस पैसे पे। यानी कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे हमको 1,70,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस जो डिफरेंस है, जो इतना ज्यादा टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपए की वजह से, इस टैक्स के इफेक्ट को बचाने के लिए, यानी कि इस टैक्स से बर्डन से आपको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट। तो बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। मार्जिनल रिलीफ किस तरीके से मिलता है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज बस यहीं तक हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, क्यों दिया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो 1 लाख रुपए का हमने देखा कि 1 लाख रुपए की वजह से कितना ज्यादा टैक्स पेबल अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है। भाई 50 लाख रुपए की इनकम पे 13,65,000 था, लेकिन वहीं हल्का सा उसका क्या बढ़ा, मिस्टर श्याम की 1 लाख रुपए की इनकम बढ़ी। आप देखेंगे सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम पे हम देखें तो कितना बड़ा टैक्स में इंक्रीमेंट आ गया मिस्टर श्याम का।
तो इस रिलीफ से, इस जो एक्स्ट्रा टैक्स जो बन रहा है उसके रिलीफ को प्रोवाइड करने के लिए, उसमें जो एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है उसका एक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था मार्जिनल, वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ किस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, कल हम समझेंगे कैसे लगाते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।